चलिए हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग सिमिलर चैप्टर सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो ट्रायंगल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। क्यों ट्रायंगल्स को ही क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी कोई क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर एक ट्रायंगल से बड़ा कोई भी मतलब फिगर हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो वो भी ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। डायगोनल बना तो ट्रायंगल बन जाएगा। पेंटागन है उसमें दो डायगोनल अगर जोड़ोगे तो दो ट्रायंगल अलग अलग निकल आएंगे, है ना। तो हर एक फिगर अल्टीमेटली ट्रायंगल का रूप ले सकता है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप सिमिलैरिटी की बात करेंगे, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, तो दो फिगर कब सिमिलर होते हैं? जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो सेम वही चीज ट्रायंगल के भी एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू और आर, ठीक है ना। तो हमने बोला इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन ध्यान से देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ध्यान से देखिए, पहला वाला पहले वाले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरा, इसलिए ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब दैट इज ऑल pairs of corresponding angles are equal, ठीक है ना। दूसरा कि AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CA by RP। मतलब all pair of corresponding sides are proportional, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जितना भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है पेयर में, वो सारा इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। जैसा कि मैंने पॉलीगन के लिए बोला था, तो यहाँ पे ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन, तो उसके लिए भी यही होगा। तो ये ध्यान रखिए कि ट्रायंगल सिमिलर है। अगर मैं बोल दे रहा हूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलता हूं ए बी सी, तो ए के इक्वल कौन सा होगा? जो फर्स्ट है इसमें, पी क्यू आर, मतलब ए इज इक्वल टू पी। आप ऐसे समझ लीजिए कि ए बी सी और पी क्यू आर अगर है, तो ए के करस्पॉन्डिंग है पी, बी के करस्पॉन्डिंग है क्यू, सी के करस्पॉन्डिंग है आर। तो इसी से सारा निकलता है कि ए के इक्वल पी, बी के इक्वल क्यू, सी के इक्वल आर, ए बी के इक्वल पी क्यू, बी सी के इक्वल क्यू आर और ए सी के इक्वल पी आर, ठीक है ना। जो भी है इस तरह से आपको समझना होगा, ठीक है। आई होप ये सभी को क्लियर है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, जस्ट मैंने ट्रायंगल के लिए रिकैप्चुलेट कर दिया। पर इसके आगे क्या, तो ध्यान से देखिए, जब भी हम ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की बात करेंगे ना, तो कुछ रूल्स होते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग, जिनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी की प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल के साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी का प्रॉपर्टीज, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उससे हम पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली वो प्रॉपर्टीज से कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है प्रॉपर्टीज? वो दो थ्योरम है। तो देखिए, सम बेसिक रिजल्ट्स ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना। सम बेसिक रिजल्ट्स ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्या, यहाँ पर साइड्स और एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहला है, फर्स्ट थ्योरम है ना, पहला थ्योरम है, इसको हम लोग बोलते हैं
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हम इसको शॉर्ट में बीपीटी भी लिखते हैं, और क्योंकि इसको थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने किया था इसलिए थेल्स थ्योरम भी किया। तो नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी या थेल्स थ्योरम, कुछ भी लिखा हो मतलब एक ही है कि इस जो मैं थ्योरम अभी बता रहा हूं उसी की बात हो रही है। अब ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री में जब भी थ्योरम की बात आती है तो सबसे पहली चीज होती है थ्योरम में स्टेटमेंट, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल to intersect the other two sides, to intersect the other two sides at distinct points, at distinct points. The other two sides are divided, the other two sides are divided in the same ratio. अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये थ्योरम क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी, मेरे पास एक ट्राइंगल। अब इन्होंने क्या बोला कि ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दी। तो मान लीजिए मैंने बोला अच्छा इस साइड के पैरेलल, मान लीजिए मैं इसके पैरेलल खींचना चाहता हूं, मैंने यहां से खींच लिया, नहीं ये नहीं चलेगा, यहां से नहीं खींच सकते आप, यहां पे खींच दिया है इसके पैरेलल, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग साथ में क्या बोल रहे हैं कि वो दूसरे दो साइड्स को दो अलग अलग जगह पे काटना चाहिए, है ना, मतलब यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे खींचना होगा ऐसे, मतलब ये इसके पैरेलल हो गए। मान लीजिए मैंने बोल दिया डी और ये, मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए ले लिया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब आपको एक लाइन खींचनी है जो किसी एक साइड के, मैंने मान लिया बीसी के पैरेलल खींचना है, तो आपको ऐसे खींचना है कि बाकी जो दो साइड्स है उनको अलग अलग पॉइंट पे काटे। तो मैंने बोल दिया कि डी और ई पे काट रहे हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABC if DE is parallel to BC, ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो साथ में क्या बोल रहा है, the other two sides are divided in the same ratio, मतलब then AD by DB is equal to AE by EC। मतलब ध्यान से समझो बात को, क्या कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर मैंने एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची, मतलब DE is parallel to BC, then AD by DB जितना आएगा उतना ही AE by EC भी आएगा, समझे। इसी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT या थेल्स थ्योरम कहा जाता है, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूं, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है और आप एक लाइन खींचिए, लाइन सेगमेंट खींचिए जो किसी एक साइड के पैरेलल, तो बचे हुए दोनों साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यही थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये तो थ्योरम हो गया, पर इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखिए, थ्योरम में समझना एक बात है और उसका प्रूफ जानना एक दूसरी बात है। प्रूफ भी अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, जिसका प्रूफ सिलेबस में मैं उनका सबका प्रूफ करवाऊंगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट के बाद गिवन। अब देखिए गिवन क्या है, ऑब्वियसली गिवन में हमें एक फिगर बना लेना है कि ABC एक ट्रायंगल है सच दैट DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ABC इन विच
DE is parallel to BC। मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर ये भी लिखना पड़ेगा कि AB को D पे और AAC को E पे काटेंगे, ठीक है ना। गिवन हो गया। टू प्रूफ, उसके बाद टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? AD by DB is equal to AE by EC, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या है? अब ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन हर समय डॉटेड लाइन से किया जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जॉइन BE and DC and we draw D ABCDE DF parallel to AC, perpendicular to AC and EG perpendicular to AB। मतलब ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले D को C से और B को E से जोड़ दो, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर जो DF और EG, परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री का एंगल। मतलब हमने क्या किया? D को C से, B को E से जोड़ दिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींची। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर, और D से F एक परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन हो, यही प्रोसीजर होता है कि क्वेश्चन है गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिखना, उसके बाद आता है प्रूफ। अब कैसे हुआ ये हमको प्रूव करके दिखाना। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया? कंसिडर द, चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने क्या किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE ले लिया। अब ध्यान से देखो, तुमको लग रहा है कहां से क्या लिख रहा है? ध्यान से देखो मैं क्या ले रहा हूं। मैंने ऊपर में ADE ये पूरा ट्राइंगल लिया, और नीचे ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला, ये ट्राइंगल, ठीक है ना। मतलब DBE ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा हूं। आपको पता है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है इस ट्राइंगल के? अब तुम बोलोगे सर आप बेस कौन सा ले रहे हैं? तो भाई मैं बेस अपनी जरूरत के हिसाब से लूंगा, इसीलिए ये प्रूफ है। प्रूफ में कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है ज्यादा ही। तो हमने बोला कि अगर मैं ये बेस लेता हूं तो ये हाइट होगा, तो मैं AD को बेस ले ले रहा हूं। और बेस के ऊपर एक ध्यान से देखो, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप इसको बेस लेते हैं तो ये हाइट होगा, अगर आप इसको बेस लेते हैं तो ये वाला हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी ट्राइंगल के बेस के हिसाब से उसकी हाइट या एल्टीट्यूड होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड EG है ना, एल्टीट्यूड EG है। और नीचे वाले में ट्राइंगल में हमने अगर इसको बेस दिया DB को, तो एल्टीट्यूड EG ही होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ऐसा लेता हूं तो एल्टीट्यूड ये होता है। यहाँ पर एल्टीट्यूड नहीं बना सकते, आपको यहीं पे बनाना पड़ेगा। एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया? AD बाई BD, ठीक है ना। ये इसको हमने मान लिया फर्स्ट। इसी तरह से एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर मैंने AD लिया, पर नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैं ये वाला ले रहा हूं DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो ये क्या होगा? हाफ इंटू, अब अगर इसको बेस लेता हूं AE को, अब ध्यान से देखो, अगर AE को बेस लेता हूं तो हाइट कौन सा होगा? अगर मैंने AE को लिया तो DEF होगा, DF, ठीक है ना। उसी तरह से हाफ, नीचे वाले को हाइट बेस ले रहा हूं EC, हाइट DF ही रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली इसमें क्या आ गया? AE बाई EC, इसको मैंने मान लिया सेकंड। ध्यान से यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये आ रहा है, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये आ रहा है। अब मुझे ध्यान से देखो, प्रूफ में मुझे ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना, ये देखो है ना, मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अब आप ध्यान से देखिए, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, क्या? कि ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब मान लीजिए दो पैरेलल है और दो ट्राइंगल्स है, ऐसे दोनों का बेस ये है
तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की बेस तो इक्वल है और हाइट भी इक्वल ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहता है। ठीक है ना? तो इसी तरह ध्यान से देखिए, ये जो ध्यान से देखो, ऊपर वाला पोर्शन देखो, ऊपर वाला पोर्शन इन दोनों में इक्वल है। इसमें भी ADE है, इसमें भी ADE है ना, इक्वल है। नीचे वाला क्या है? DBE, मतलब ये वाला, देख सकते हो ये वाला ना, और इसमें नीचे क्या है? DEC, मतलब ये वाला, है ना। अब ये दोनों भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम बेस, ये वाला सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इन दोनों का भी एरिया इक्वल होगा। तो हम लोग बोलेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब दोनों का एरिया इक्वल हो गया, ये थर्ड मान लिया। अब क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, मतलब ध्यान से देखो, इसमें ऊपर वाला तो सेम है, न्यूमरेटर दोनों में ही सेम है और डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों इन दोनों के इक्वल हो गए। ठीक है ना? तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 AD by BD is equal to AE by EC। ठीक है ना? यही हमको प्रूव करना है। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको प्रूफ अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप वापस देखिए, बार बार आप प्रूफ को कॉपी में करके उसको प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है ना? आई होप सभी को ये क्लियर है। तो थ्योरम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? आई होप सभी को ये क्लियर हो गया। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्या इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होता है? हर एक थ्योरम का कॉन्वर्स होता है, तो किसी का ट्रू होता है, किसी का नहीं होता है। तो इस केस में कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी या कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना? तो थ्योरम नंबर 2, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये क्या कह रहा है? इसमें भी आपका सबसे पहले तो स्टेटमेंट ही होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए कॉन्वर्स का बेसिक मतलब क्या है कि अगर आप बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बोलोगे तो उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब जो गिवन होता है वो टू प्रूव हो जाता है, जो टू प्रूव होता है वो गिवन हो जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह रहा है? if line divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle, any two sides of a triangle in the same ratio, the line must be parallel to the third sides. The line must be parallel to the third side। मतलब अब देखो इसको, इसमें प्रूफ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है? जस्ट आपको थ्योरम का मतलब पता होना चाहिए। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है? मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है डी, जो हमने ट्रायंगल में खींचा है, एक ट्रायंगल है। इफ, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, इफ AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें हमने एक लाइन खींची है, और अगर उसकी वजह से क्या हो रहा है, AD by DB AE by EC के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा होता है देन DE is parallel to BC। अब ध्यान से देखो, पिछले वाले में क्या था? पैरेलल था तो रेशियो सेम था। इसमें रेशियो सेम है, रेशियो इक्वल है, तो लाइन पैरेलल है।
ठीक है ना, उल्टा बिल्कुल कॉन्वर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज अच्छी तरह से आपको समझना है कि कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक लाइन खींचिए और जिस लाइन जिन दो साइड्स को काटता है उनको सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल ही होगा, ठीक है ना। तो ये है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, जस्ट ये थ्योरम आपको जानना है। अब आप एक ट्रिक अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कौन सा थ्योरम लगेगा। जहां पैरेलल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है कि पैरेलल है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो दिया है वही आपको यूज करना है। तो जो दिया हुआ है कि पैरेलल है तो बीपीटी लगेगा, और जहां पे पैरेलल प्रूव करना है वहां पे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगता है, ठीक है ना। ये अच्छी तरह से आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, यही थ्योरम है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि जो बीपीटी है, बीपीटी थ्योरम है, उसका प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरोलरी। ये कॉरोलरी क्या है देखो, एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कॉरोलरी का बेसिकली मतलब क्या होता है। कॉरोलरी मतलब होता है एक थ्योरम है, मान लीजिए वो थ्योरम तो अपने आप कुछ बात कह रहा है, पर उस थ्योरम को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉरोलरी। अब जैसे ध्यान से देखिए, जो बीपीटी का कॉरोलरी का क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है एंड डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। हम लोग बोल रहे हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। इसको हम लोग बोलते हैं बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। ये हमने प्रूव किया था। पर हम ये भी बोल सकते हैं और एडी बाई एबी। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब डीबी बाई एडी इज इक्वल टू ईसी बाई ए, ठीक है ना। ये तो जस्ट हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। ये कॉरोलरी के अंदर ये पहला रिजल्ट है, ठीक है ना। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ है, AD बाई AB, मतलब ये छोटा वाला बाई पूरा, इधर भी AE बाई AC। अब ये कैसे आता है, अब ध्यान से देखो ये कैसे आया। हमने क्या किया, जस्ट दोनों तरफ हम लोग उल्टा करके इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसी तरह से हम लोग, जैसे मैं ये भी बोल सकता हूं DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC, मतलब जो आप इधर लोगे, इधर अगर आप ये बाई ये ले रहे हो तो ये बाई ये लोगे, अगर ये बाई पूरा लेते हो तो ये बाई पूरा लोगे, अगर नीचे वाला भी बाई पूरा लेते हो तो यहाँ नीचे बाई पूरा लोगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। दे ऑल आर ट्रू। व्हाई, कैसे होता है, अब ध्यान से देखिए कैसे होता है, मैं एक करके दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला कि बीपीटी क्या कहता है कि AD बाई AB AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, है ना। अब मान लो मैंने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, मतलब AD बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1, दोनों तरफ मैंने 1 प्लस कर दिया। तो अब क्या हो गया, कर सकता हूं, दोनों इक्वल है। मान लीजिए दो चीजें इक्वल है, दोनों तरफ सेम चीज लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन करो। तो AD प्लस DB बाई DB इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। अब देखो AD और DB को प्लस करो, AD और DB को प्लस करो, क्या हो गया, AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। देखो ये मैंने बोला था ना, ये एक रिजल्ट है, ठीक है ना। इसी तरह से आप कई सारे, इन सबको हम लोग कॉरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है ना। याद रखिए, हम लोग ज्योमेट्री में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को ही अभी करेंगे, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं उससे आपका आराम से वो सारी चीजें होगी। याद रखिए, ज्योमेट्री में जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी बुक में जैसे भी लिखा हो, आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। क्या, गिवन, टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, और फिर प्रूफ। याद रखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तरीका होता है। गिवन है तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये नहीं कि सर मेरे को देखने से ये पैरेलल लग रहा है या इक्वल लग रहा है तो मैंने इक्वल लिख दिया, नहीं। क्वेश्चन में गिवन क्या है वो आप लिखिए।
फिर टू प्रूव लिखिए, फिर कंस्ट्रक्शन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको डॉटेड लाइन से करेंगे और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है और फिर प्रूफ, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से ज्योमेट्री अगर देखना है, सीखना है, तो आपको एक प्रॉपर वे फॉलो करना होगा और जो छोटी क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए।